Hello everyone, I am Akanksha working as lecturer in Electronics Engineering Department at Government Polytechnic Lucknow. I welcome you all in the very first lecture of this particular subject, that is Industrial Electronics and Transducers. Our lecture will be based on the thyristor family. तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम कुछ पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या होगा और आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर आप क्या क्या चीज़ें कवर कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे और किन किन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं. So as the name of the lecture suggests, thyristor family. So first thing we are going to learn is what is thyristor और उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उसकी फैमिली में आते हैं. देन इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है SCR, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. देन स्ट्रक्चर एंड सिंबल, अगर हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे हम बना सकते हैं, कैसे वो काम करेगा. एंड देन इस पर्टिकुलर SCR का ऑपरेशन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, प्रैक्टिकल एंड आइडियल बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू कवर. एंड देन दी रेटिंग्स एंड एप्लीकेशंस. सो इंट्रोड्यूस करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस के बारे में बात करते हैं. सो यू नो देयर आर 3 एलिमेंट्स. द पावर डायोड फर्स्ट यू कैन सी हियर. तो पावर डायोड आपको पता है इट्स अ 2 लेयर डिवाइस. देयर इज अ लेयर ऑफ P type semiconductor and there is a layer of N type semiconductor. तो यहाँ पर power device is a 2 layer, power diode is a 2 layer device. Then comes the power transistor. So power transistor is a 3 layer device. 2 type of transistor you have read. First is the PNP and the next one is the NPN, right? So this is a 3 layer device. All the devices are used in power applications, and after the 2 layer and the 3 layer device there comes a 4 layer device which is the thyristor. So you get to know one thing कि thyristor is a 4 layer device. Now we can say that thyristor एक ऐसी power devices है जो AC और DC systems में very large amount, very huge amount of power को convert और control कर सकते हैं, जबकि इनके खुद के operation के लिए बहुत ही कम amount of power की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो उसके पहले हम ये देखेंगे कि थायरिस्टर की फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा था कि हम लोग SCRs के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, द सेकेंड इज ट्रायैक, देन डायैक, देन गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, देन सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, देन MOSFET control switch which is called as MCT, and IGCT which is integrated gate commutated thyristor, and then the light activated silicon control rectifier, in short we can say as light activated SCR or LASCR. Okay, so these are the elements of the family of thyristor. Now silicon control rectifier एक दो बार हम लोग ने एक टर्म यूज़ किया है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ द थायरिस्टर. सो अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसकी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से इतनी इंपॉर्टेंस इस मेंबर को मिली है. दे आर फार मेनी मेंबर्स, लेकिन वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो जो इसकी मेन क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर है, उसमें सबसे पहली क्वालिटी है कि इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़. दूसरी चीज़ है इसका स्विचिंग एक्शन बहुत फास्ट है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आप इसको हाई वोल्टेज और करंट रेटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ SCR. अब बिफोर प्रोसीडिंग कि SCR का कंस्ट्रक्शन कैसा है या वो उसका सिंबल कैसा है, वी लर्न अ बिट अबाउट ऑफ हिस्ट्री. सो 1950 में विलियम शॉकले ने SCRs को प्रपोज किया था फर्स्ट. उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक लैब में पावर इंजीनियर्स के द्वारा इसको फैब्रिकेट किया गया था, और किसकी अध्यक्षता में, गॉर्डन हॉल की अध्यक्षता में. आफ्टर दैट फ्रैंक W गट्सविलर के द्वारा इनको कॉमर्शलाइज किया गया था. तो दिस वॉज अ वेरी लिटिल बिट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ SCRs. बहुत डिटेल में हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये कैसे मिलकर बना होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, कितने टर्मिनल्स होते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स. तो एज यू कैन सी इन द डाइग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PN ये 4 लेयर्स है. ऑल्टरनेटली 4 लेयर की एक डिवाइस है. P और N ऑल्टरनेटली इसमें सिलेक्टेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं, और उसके बाद इसमें 3 जंक्शंस भी होते हैं, दैट इज़ J1, J2 एंड J3. तो यहाँ पर 3 जंक्शंस है. इसी के साथ यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, कैथोड एंड द गेट. तो यू कैन से इट्स अ 4 लेयर 3 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल डिवाइस. ठीक है, तो अब अगर एनोड और कैथोड के बारे में बात करें तो ये हमारे मेन टर्मिनल्स होते हैं,
और ये चारों लेयर के अक्रॉस होते हैं। ये जो 4 लेयर्स है हमारी PN इसके अक्रॉस होते हैं हमारे एनोड एंड कैथोड। और उसके बाद क्योंकि नाम इसका है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो कंट्रोल्ड वर्ड से हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक कंट्रोलिंग एलिमेंट होना चाहिए इसके पूरे स्ट्रक्चर में जो इसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सके। सो उस कंट्रोलिंग एलिमेंट का नाम है यहाँ पर गेट। सो दिस गेट इज कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग टर्मिनल। और ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है? कैथोड के पास वाली जो इंटरनल पी लेयर है उसके साथ जो होता है हमारा गेट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। इसी के साथ हम इसका सिंबल देखें तो आपको याद होगा, आप लोगों ने डायोड का सिंबल देखा है। इट इज़ लाइक दिस, एनोड है, कैथोड है और 2 टर्मिनल्स हैं, इट्स अ डायोड। सो इट इज़ मोर और लेस लाइक अ डायोड एंड एन एक्सटर्नल टर्मिनल एंड द कंट्रोलिंग टर्मिनल गेट इज ऑल्सो हियर। तो है ये डायोड, और डायोड में हमने एक और टर्मिनल को ऐड कर दिया थोड़ा मेमोराइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट्स अ सिंबल ऑफ द SCRs। अब कंस्ट्रक्शन देखने के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर हमें पता है कि हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर्स हैं, हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर्स हैं, तो क्या हम इस डिवाइस को PNP और NPN ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो हमको जानने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि येस, हम बना सकते हैं, मगर वो ऑपरेट कैसे करेगा ये हमको देखने की ज़रूरत है। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी जिस पे वो SCR के ऑपरेशन की तरह ही बिल्कुल वर्क कर सके। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने 2 बैक टू बैक डायोड्स को जोड़ के ये देखा था कि क्या हम ट्रांजिस्टर बना सकते हैं कि नहीं, वैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से ये देखेंगे कि SCRs की तरह वो ऑपरेट करेगा कि नहीं, वो SCR की तरह परफॉर्म करेगा या नहीं। तो उसको देखने के लिए हम ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, इफ़ इट इज़ एनोड, इट इज़ कैथोड एंड दिस वन इज गेट। तो PN ये 4 लेयर्स हैं और इन 4 लेयर्स को आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं इस पॉइंट से। PNP एक आपका ट्रांजिस्टर हो गया, दूसरा हो गया NPN। तो NPN का बेस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द PNP। सिमिलरली PNP का जो बेस है वो कलेक्टर ऑफ द NPN से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। सी दिस इज एनोड एंड दिस वन इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो NPN का जो एमिटर है दैट इज द कैथोड, PNP का जो एमिटर है दैट इज द एनोड। एंड गेट कहाँ से कनेक्टेड है? गेट इज कनेक्टेड टू द NPN ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है, वहाँ से हमने गेट को कनेक्ट किया है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से या सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं, और हम लोग कुछ इक्वेशंस भी फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करेगा। राइट, सो दिस इज द सिंबॉलिक डायग्राम यू कैन सी। तो यहाँ पर आपने देखा कि दिस इज एनोड, राइट। जो एनोड टर्मिनल है ये कनेक्टेड किससे है? PNP ट्रांजिस्टर के एमिटर से। तो यू विल गेट एन इक्वेशन दैट इज IE if it is T1, तो IE1 कह सकते हैं, IE1 is equals to nothing but IA। तो ये आपकी एनोड करंट होगी। सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर कि जो NPN का एमिटर है दैट इज कनेक्टेड टू द कैथोड थिंग। सो सेकेंड इक्वेशन वुड बी कि IE2 इफ इट इज ट्रांजिस्टर T2 और इसके एमिटर करंट को हम IE2 से रिप्रेजेंट करें, तो IE2 इज कनेक्टेड विद द IK, सो इट इज नथिंग बट द IK। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस आपको पता है। इसके बाद हम कुछ और इक्वेशंस होंगी जिनको हम इक्वेट करके रीजनरेटिव एक्शन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन सी कि यहाँ इसका जो बेस है T1 का दैट इज PNP ट्रांजिस्टर का, इट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द T2। तो यू विल गेट एन इक्वेशन IB1 इज इक्वल्स टू IC2। ये हमारी मेजर इक्वेशन है जिसको लेकर हम चलेंगे और सारी कैलकुलेशंस करेंगे। राइट, इसके अलावा एक और इक्वेशन है, अगर हम इस गेट को ओपन अज्यूम करें कि अभी हमने इस पर कोई टर्मिनल नहीं दिया है, कुछ नहीं है, इन दैट केस यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है IC1, इसकी जो कलेक्टर करंट है दैट इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द T2, तो यू विल गेट एन इक्वेशन IB2। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस जो हम इक्वेट करने वाले हैं। देयर इज वन मोर थिंग, सी आई एम गोइंग टू राइट हियर, देयर इज वन मोर थिंग कि यहाँ पर एक और इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए कि एनोड करंट और गेट करंट ये दोनों कंबाइन होके कलेक्टिवली विल गिव यू दी कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशंस है, 1 2 3
4 and 5. These 5 equations are going to get you the equation finally for the anode current for the regenerative action. So starting with IB1 is equals to IC2. IB1 के लिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं. हमको पता है कि कलेक्टर और एमिटर और बेस के बारे में अगर हम बात करें तो एमिटर करंट is equals to collector current plus the base current. This is the fundamental equation of any transistor. तो this equation we are going to use. इस equation को हम यहाँ पर use करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस की वैल्यू निकाल ली. बेस की वैल्यू क्या है हमारी, IB1 is equals to IE1 minus IC1. अब एक और इक्वेशन हमको पता है, लेट मी रिमूव ऑल दिस. एक और इक्वेशन हमको क्या पता है कि इफ इट्स अ कॉमन बेस तो IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस सम लीकेज करंट IC नॉट. ठीक है, तो दिस इज द एमिटर करंट, दिस इज द करंट गेन ऑफ द कॉमन बेस एम्पलीफायर, दिस इज द कलेक्टर करंट एंड दिस इज द लीकेज करंट. Some reverse saturation current and leakage current is always there, so it can be denoted by this equation. So this equation is going to be used here. So in equation 2.3 you can see IC1 is equals to alpha 1 IE1 plus IC naught 1, right. So we are going to put this IC1 value here, right, at the place of IB1 is equals to IE1 minus IC1. तो IC1 हम यहाँ put करेंगे और उसके बाद we will get an equation in terms of IE1 IC नॉट 1 अल्फा 1 एंड सो ऑन. तो हमें IB1 की यहाँ पे इक्वेशन मिली. एक और फंडामेंटल चेंज हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत है एंड दैट चेंज वुड बी कि ये जो IE1 हम लोगों ने अभी देखा था कि IE हमारा क्या है, ये जो IE1 है दैट इज द एनोड करंट, राइट. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज कि IE1 की जगह हम अल्फा IA रख देंगे एंड देन वी विल गेट एन इक्वेशन IB1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा 1 IA माइनस IC नॉट 1. ठीक है, तो इस इक्वेशन में यू कैन सी हमें ये एलिमेंट मिल चुका है. अब हमें इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और जैसे ही ये एलिमेंट हमें मिलेगा हम इक्वेट करके एनोड करंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, IC2 के लिए अब हम लोग देखेंगे अगेन द सेम इक्वेशन. IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस IC नॉट. ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IC2 के टर्म्स में हम बात करें ट्रांजिस्टर 2 में तो करंट गेन वुड बी समथिंग एल्स. तो यहाँ पे हमने करंट गेन को अल्फा 2 से डिनोट किया है. ठीक है, तो IC2 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 IE2 प्लस IC नॉट 2. और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था IE की बात करें तो IE2 इज नथिंग बट I ऑफ K. कैथोड करंट जो हमारी होती है दैट विल बी डिनोटेड हियर एज IE2. ठीक है, तो IE2 की जगह हम लोग अगेन कैथोड करंट यानी IK पुट कर देंगे एंड ऑल द थिंग्स विल बी सेम. तो वी विल गेट एन इक्वेशन ऑफ IC2. ठीक है, अब IB1 हमें पता है, IC2 हमें पता है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इक्वेट दीज टू एंड वी विल गेट सम इक्वेशन. तो बाय इक्वेटिंग दीज टू वी आर गोइंग टू डू वन मोर थिंग. We have read about something like IA plus IG is equals to IK. See, there are two currents. Two input terminals we can say, one is the anode terminal and the second is the gate terminal, and one output terminal we can say it's a cathode terminal, right. तो ये दोनों करंट जो हमारी जा रही है एनोड और गेट से, इन दोनों का समेशन सिंपल KCL है. it would be like equal to IK the cathode one, the cathode current one. So this equation we are going to put here. तो यहाँ पर हम जहाँ पे हमारा IK यूज़ हो रहा है, see here the IK, here the IK, इनकी जगह पे हम IA प्लस IG रख देंगे. क्यों? क्योंकि हमको एनोड करंट की डिपेंडेंसी गेट करंट पे कितनी है वो निकालनी है. ठीक है, और बाकी पैरामीटर्स पे भी निकालनी है, बट कैथोड करंट का यूज़ हमें यहाँ पर नहीं करना है. ठीक है, तो आफ्टर पुटिंग दैट सी यहाँ पे हमने IK की जगह IA प्लस IG रख दिया. ऑल द पैरामीटर्स आर सेम, देन वी विल गेट एन इक्वेशन ऑफ द एनोड करंट. So what we get here is कि IA is equals to alpha 2 IG plus IC naught 1 plus IC naught 2 upon 1 minus alpha 1 plus alpha 2. So you can see here कि IA is dependent on alpha 1 plus alpha 2. alpha 1 plus alpha 2 की वैल्यू जब कम है तो 1 minus alpha 1 plus alpha 2 मतलब डिफरेंस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होगी. बट जैसे जैसे alpha 1 plus alpha 2 दिस वैल्यू अप्रोचेज 1 के तरफ जाना शुरू करेगी, वैसे ही क्या होगा, इनका डिफरेंस कम होता जाएगा. और डिफरेंस कम होगा तो
एनोड करंट हमारी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही यू कैन सी हियर, जैसे ही ये इक्वेशन में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 एग्जैक्टली 1 हो जाता है, एट दैट पॉइंट दिस एनोड करंट विल बी इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन्फिनिटी का मतलब ये है यहाँ पर कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ, बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी, एंड देन वी कैन से कि SCR टर्न ऑन कंडीशन से टर्न ऑफ कंडीशन में लैच हो चुका है, टर्न ऑन कंडीशन में आ चुका है, एंड द होल प्रोसेस ऑफ दिस डिवाइस, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज रीजेनरेटिव एक्शन। सो अगर हम दो ट्रांजिस्टर की हेल्प से इसको बनाने का ट्राई करते हैं तो दिस विल बी द होल प्रोसेस, द कनेक्शंस, द इक्वेशंस एंड द एवरीथिंग, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक विल बी कॉल्ड एज रीजेनरेटिव एक्शन। नाउ अब हम लोगों ने इस तरीके से समझ लिया है कि इसको टू ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से कैसे बनाने की कोशिश करनी है। देन विल कम टू द पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ दिस डिवाइस। तो यहाँ पे हम लोग एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी पोलैरिटी और उसकी जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करके हम इसको 3 स्टेट्स ऑफ ऑपरेशन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, देन द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जो हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज होता है इट इज़ ग्रेटर देन 0। सी व्हेन देयर इज द फॉरवर्ड वर्ड यूज्ड, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज यूज़ करने वाले हैं ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। तो ये कंडीशन तो प्रिवेल करेगी दोनों ही चीज़ों में, तो VAK विल बी ग्रेटर देन 0। बट ब्लॉकिंग मोड है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग स्टेट है, यहाँ पे करंट बहुत फ्लो नहीं कर पा रही है, तो व्हाट वी यूज़ हियर अ कंडीशन कि जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज होगा दैट वुड बी लेस देन द ब्रेक ओवर, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। देन द फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इसमें क्या होगा, अगेन एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, बट यहाँ पे VAK की वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा हमारा, एज द नेम रिवर्स सजेस्ट, दिस वोल्टेज विल बी नेगेटिव, एनोड विल बी नेगेटिव एज कंपेयर टू कैथोड, या ये कह सकते हैं कैथोड वुड बी पॉजिटिव एज कंपेयर टू दी एनोड। सो हियर दिस कंडीशन विल प्रिवेल। इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ सकते हैं। सो इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। IV कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है, इट्स अ वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Voltage is an independent quantity here. You can see this voltage is taken as on x-axis, so it is like an independent quantity here, and this current is a dependent quantity which is dependent on this VAK, ठीक है। तो हम लोग VAK की वैल्यू अलग अलग पर हम ये देखेंगे कि I की वैल्यू, जो थायरिस्टर करंट है उसकी वैल्यू किस तरह से वेरी कर रही है, और उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेट करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिज़ाइन करेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है, जो हम लोगों ने अभी पहले 3 मोड्स पढ़े, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि VAK यहाँ पे पॉजिटिव है तो समवॉट ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या कंडक्शन मोड होगा, ठीक है। एंड दिस यहाँ पर आप देख रहे हैं VAK इज नेगेटिव, तो दैट वुड बी दी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। इस होल प्रोसेस के लिए हम सर्किट डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में हमने वोल्टेज अप्लाई किया है इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए, ठीक। एक यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगाया हुआ है और यहाँ पे सप्लाई है, दिस सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया है, बट रिवर्स साइड के लिए दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो गेट टर्मिनल है ये हमने यहाँ पर ओपन रखा है, तो जो ये हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं वो सिर्फ एनोड कैथोड के बीच के वोल्टेज का देख रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि गेट हमारा ओपन है, उस पर हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज 0 से ज़्यादा है बट VBO से कम है, सो दिस इज द रेंज ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, क्यों। अब आप अगर इसका कंस्ट्रक्शन याद करें, PN PN G3 G2 एंड J1, ठीक है। अगर ये कंस्ट्रक्शन आपको याद हो तो जब हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, दिस इज द एनोड और दिस इज द कैथोड, तो इसको जब हम नेगेटिव कर रहे हैं और इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो J1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, J3 इज फॉरवर्ड बायस्ड, बट J2 इज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड, J2 यहाँ पे रिवर्स बायस्ड है। तो J2
कि डिप्लीशन विड्थ बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा, मेजॉरिटी करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है जिसको हम लीकेज करंट बोल सकते हैं, और क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात हो रही है इसलिए इसको हमने फॉरवर्ड लीकेज करंट बोला है, ठीक है। एंड देन जैसे ही वोल्टेज VBO के बराबर या उससे ज़्यादा होता है, तो VBO वो जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो बेसिकली कौन सा वोल्टेज है, वो वोल्टेज है जिसके हेल्प से जब हम उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई करेंगे तो दिस विल स्टार्ट टू कंडक्ट, मतलब बेसिकली ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो एक हिंड्रेंस ये जंक्शन प्रोवाइड कर रहा था वो हिंड्रेंस ये प्रोवाइड नहीं करेगा, और उस कंडीशन में करंट विल सडनली राइज, सी यू कैन सी हियर करंट इज सडनली राइजिंग एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ this much amount, a very small amount of voltage drop is across the device, ठीक है। अब ये जो आपका पार्ट था VBO और उससे ज़्यादा वाला जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, it is called as the forward conduction mode. So there are two parameters in it, you can see the holding current and the latching current. ये दोनों करंट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो होल्डिंग करंट जो होती है वो टर्न ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है ऑफ द SCR। तो बेसिकली टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से कैसे रिलेटेड है, ये वो मिनिमम करंट है जिससे कम अगर आपने करंट कर दिया तो SCR विल बी टर्न्ड ऑफ, SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। इसी तरह लैचिंग करंट है कि सपोज हमने गेट के थ्रू इसको टर्न ऑन किया, सपोज हमने गेट के थ्रू इसको टर्न ऑन किया, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही हम गेट को ट्रिगर करने के बाद जो भी एक्सटर्नल पल्स है या जो भी हमने इनको वोल्टेज या करंट दिया है वो अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद वो मिनिमम करंट जो कि इसको कंडक्शन में सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड द लैचिंग करंट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज इज नेगेटिव, VAK इज लेस देन 0, तो इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट अगेन फ्लो हो रही है बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, अभी इधर पॉजिटिव हो रही थी, अभी इधर नेगेटिव साइड हो रही है। क्यों, उसका रीज़न ये है कि अभी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब इस टाइम पे ये तो फॉरवर्ड बायस होगा बट ये रिवर्स बायस होगा और ये भी रिवर्स बायस होगा। तो J1 J3 दोनों रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो होगी वो फ्लो करेगी। कब तक, ब्रेक डाउन वोल्टेज तक। जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा, सिमिलरली लाइक अ डायोड, इफ़ यू इवन चेंज द वोल्टेज द करंट विल इंक्रीज, और ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द IV कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रैक्टिकल वन। इफ़ वी हैव द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट ज़ीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट बढ़ रही है फॉरवर्ड कंडक्शन में बट वोल्टेज ज़ीरो है, मतलब कोई ड्रॉप नहीं, आइडियली शॉर्ट सर्किट और आइडियली ओपन सर्किट। और यहाँ पे भी हम वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं बट कोई भी करंट नहीं है। तो आप कह सकते हो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट आइडियली, रिवर्स ब्लॉकिंग में भी ओपन सर्किट, हियर ओपन सर्किट, और यहाँ पे आप कह सकते हैं इट बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट एज द वोल्टेज इज ज़ीरो। नाउ द रेटिंग्स, कुछ रेटिंग के पैरामीटर्स होते हैं हर एक कंपोनेंट के, दैट वी शुड नो, क्योंकि अगर हम मार्केट में कोई कंपोनेंट परचेज करने जा रहे हैं तो वी शुड नो कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख सकते हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज करते हैं। सो द पीक इनवर्स वोल्टेज, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज इन द रिवर्स बायस दैट इट कैन बियर। द सेकेंड इज द फिंगर वोल्टेज, एनोड और कैथोड के बीच में वो मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना जिससे कि ये टर्न ऑन हो जाए, दैट इज द फिंगर वोल्टेज। टर्न ऑन टाइम, इफ़ वी ट्रिगर द SCR, तो ट्रिगर एलिमेंट हटाने के बाद वो टर्न ऑन होने में जितना टाइम लेता है दैट इज द टर्न ऑन टाइम। सिमिलरली ऑफ होने में जो टाइम लेता है दैट इज द टर्न ऑफ टाइम। देयर इज अ थिंग कि आपका जो टर्न ऑफ टाइम होता है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्न ऑन टाइम। द नेक्स्ट इज द dV/dt रेटिंग, ये आपका टर्न ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है, इट्स अ मैक्सिमम राइज ऑफ वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड इन SCR इन द ऑफ स्टेट दैट डज नॉट कॉज इट टू फायर, जो इसको टर्न ऑन नहीं कर रहा है। DI/dt रेटिंग में क्या है, एनोड करंट में को कितना रेट से हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि ऑन टाइम में ये बियर कर सके। इसी तरह इसके कुछ गेट से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे गेट पीक इनवर्स वोल्टेज। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे
पीक इन्वर्स वोल्टेज देखा था वैसे ही यहाँ पे गेट पीक इन्वर्स वोल्टेज है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव डीसी वोल्टेज है दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट डैमेजिंग द गेट टू कैथोड जंक्शन। द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम गेट ट्रिगर करंट। तो हम लोग पहले थोड़ा मिनिमम पैरामीटर्स को देख लेते हैं, दिस मिनिमम वन, क्योंकि यू नो कि अगर हम कोई भी वोल्टेज या करंट अप्लाई कर रहे हैं तो एक थ्रेशोल्ड की ज़रूरत होती है, राइट। तो दिस थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम गेट ट्रिगर करंट, जो मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है टर्न ऑन करने के लिए। उसी करंट को प्रोवाइड करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए दैट इज द मिनिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज। नाउ कम्स द मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या है, जो मैक्सिमम अलाउड है टर्न ऑन करने के लिए अप्लाई करना, दैट इज द मैक्सिमम गेट ट्रिगर करंट। और उस ट्रिगर करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें वोल्टेज चाहिए दैट इज द मैक्सिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पार्ट ऑफ द थिंग इज द एप्लीकेशंस। ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो दिस कैन बी अप्लाई वेयर द हाई करंट एंड वोल्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड, जहाँ पे स्पेशली AC का यूज़ हो रहा है जिससे पोलैरिटी चेंज होने पे ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। अगर हम इसको जेनर डायोड के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसको फ्यूज़ की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेलीविजन सेट में इट कैन बी यूज्ड एज पावर स्टेबलाइजर्स, लाइटिंग डिमर्स, फ्लैश कैमराज and snubber circuits. There are plenty of applications of it, and at last we can use it in digital circuits as a circuit breaker. So this was all about the first lecture of ours, that is the thyristor. So what we have read till now, we have read about the thyristor, its family members, a bit about the SCR, उसकी working कैसी है, thyristor के help से कैसे बनाएंगे, construction and so on. So this was all about the first lecture, and these are the references. You can go through these references and learn a lot more about it if you want to go through in the detail, and the turn on and the turn off process we will cover in the next lecture. So this was all about this lecture. Thank you.